सूरज तप रहा है। आलोक अपने छोटे से खेत में मिट्टी पलट रहा है। तभी जमींदार विक्रम घोड़े पर सवार होकर आता है। अरे आलोक, तुम इस छोटी सी 2 बीघा जमीन के लिए अपनी जवानी का पसीना क्यों बहा रहे हो? इसमें आखिर कितनी कमाई हो जाती है? मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि तुम इतना परिश्रम करते हो और फिर भी तुम्हारी स्थिति जस की तस बनी रहती है, गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाते। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूं, ये जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बाजार भाव से भी 1.5 गुना ज्यादा दाम दूंगा, ताकि तुम उस पैसे से कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सको और आराम से जीवन जी सको। और सुनो, अगर तुम खेती ही करना चाहते हो तो मेरे यहाँ काम करो। मैं तुम्हें हर दिन 500 रुपए की अच्छी दिहाड़ी दूंगा। मेरी जमीनें इतनी विशाल हैं कि तुम हल चलाते चलाते थक जाओगे और कभी तुम्हें काम की कमी महसूस नहीं होगी। ये तुम्हारे लिए एक बेहतर अवसर है, इस पर विचार करो। इस छोटे टुकड़े पर बेकार में मेहनत करना छोड़ दो। मालिक, ये केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है जैसा आप इसे देखते हैं। ये मेरे पिताजी का अंतिम स्पर्श है। उनकी स्मृतियां इसमें बसी हैं और मेरे पूर्वजों की आत्मा इस मिट्टी में निवास करती है। मेरे दादाजी ने इसे अपने हाथों से सींचा था। इसमें उनके खून पसीने की महक है। इसे बेचकर मैं केवल जमीन नहीं बल्कि अपने इतिहास को बेच दूंगा, और मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। भूखे पेट रहा जा सकता है मालिक, लेकिन पुरखों की विरासत को नहीं छोड़ा जाता, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये मेरे परिवार की आन बान शान है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और मुझे ये जमीन रखने देंगे। फिर आलोक की आंखों में एक शरारती चमक आती है। सुनिए, मैंने इस बार एक अभूतपूर्व और वैज्ञानिक तकनीक खोजी है, जिस पर मैंने पिछले कई महीनों से रात दिन काम किया है। मैं एक ऐसी अनोखी और चमत्कारिक फसल लगाने वाला हूं जो कम खेत में भी 4 गुना ज्यादा पैदावार देगी और मेरे परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगी। और ये मेरा आपसे वादा है मालिक, अपनी इस नई तकनीक और बढ़ी हुई संपत्ति के बल पर एक दिन मैं आपके विशाल खेत का एक बड़ा हिस्सा भी अपने में मिला लूंगा और देवपुर का सबसे बड़ा किसान बनूंगा। 4 गुना पैदावार? ये कौन सी जादुई खेती है जिसकी तुम बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो आलोक? मुझे लगता है कि तुम मेरे दिए हुए प्रस्ताव को ठुकराकर एक बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन अब जब तुमने इतनी बड़ी बात कह ही दी है तो मुझे बताओ आलोक, वो तकनीक क्या है? क्या तुम किसी नए किस्म के बीज की बात कर रहे हो या फिर ये सिर्फ तुम्हारा कोरा आत्मविश्वास है? मुझे पूरी सच्चाई जाननी है, अभी बताओ। नहीं बताऊंगा मालिक, ये एक व्यापारिक रहस्य है जिसे मैं किसी भी कीमत पर उजागर नहीं कर सकता, खासकर आपके सामने, क्योंकि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं। असल में मेरे छोटे खेत में मेरी फसल का पूरा हिसाब नहीं बैठ पा रहा है। फसल की पैदावार इतनी ज्यादा होगी कि वो आपकी जमीन में भी फैल जाएगी और उसकी सीमा को लांघ जाएगी। मुझे आज रात खेत पर आकर मेड़ की सीमाओं को फिर से मापना पड़ेगा और एक नया नक्शा बनाना पड़ेगा ताकि मेरी मेहनत बर्बाद ना हो। मैं अब चलता हूं। कहकर आलोक फावड़ा कंधे पर रखकर चल देता है। गहन शाम हो चुकी थी। आलोक अपनी झोंपड़ी के बाहर हल की मूठ ठीक कर रहा था। जमींदार विक्रम झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। स्वामी, क्या आप सच में इतनी बम्पर फसल उगा सकते हैं जिसकी आप जमींदार साहब से बात कर रहे थे? मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। और ये रात को कहाँ जाने की तैयारी? क्या कोई खतरा है? मुझे डर है कि कहीं आपका ये रहस्य बाहर ना आ जाए और कोई हमारा नुकसान ना कर दे, क्योंकि जमींदार विक्रम लालची व्यक्ति है और वो आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कृपया मुझे सब सच सच बताएं। प्रिया, तुम शांत रहो और किसी तरह की चिंता मत करो। अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैंने कौन सा अभूतपूर्व और विशेष बीज खोजा है जो कम जमीन में इतना अधिक लाभ देगा, तो वे सब मुझे जीने नहीं देंगे और मेरी फसल लूटने की कोशिश करेंगे। हाँ, पैदावार सचमुच में 4 गुना ही होगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। पर मेरी चिंता ये है कि फसल की जड़ें बहुत ज़्यादा फैलेंगी और उसकी फैलाव क्षमता बहुत अधिक है, और मुझे डर है कि जमींदार विक्रम बिना मेहनत किए ही मेरी फसल लूट लेगा। इसलिए मुझे कल उससे साफ साफ कहना होगा कि वो अपने खेत की सीमा पर एक मजबूत, ऊंची और पक्की पत्थर की दीवार बनवाए ताकि मेरी फसल सुरक्षित रहे। झाड़ी के पीछे छिपा जमींदार विक्रम ये सब सुन रहा था। दीवार? तो ये है इसका असली राज। ये मुझे दीवार बनाने को कहेगा ताकि इसकी 4 गुना पैदावार वाली फसल बची रहे और मेरी जमीन में न फैले। ये तो बहुत ही सरल योजना है। अब देखना आलोक, दीवार तो नहीं बनेगी, लेकिन तुम्हारी वो शानदार फसल जरूर मेरी होगी। मैं इस लालची किसान से बदला लूंगा।
और उसकी सारी मेहनत का फल खुद खाऊंगा। वो तुरंत एक कुटिल योजना बनाकर अंधेरे में अपने घर लौट गया। जमींदार विक्रम पिछली रात अपने नौकरों को लेकर आलोक के खेत पर पहुंचा था और मेढ़ को चुपचाप 5 हाथ आगे बढ़ा दिया था। स्वामी, ये क्या हुआ? हमारा खेत सच में दुगना लग रहा है। क्या सच में भगवान ने आपकी सुन ली और कोई चमत्कार हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रातों रात हमारी जमीन बढ़ गई। क्या ये आपके उस नए बीज का प्रभाव है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्या हमें सचमुच में इतने बड़े खेत पर खेती करने का अवसर मिलेगा? हाँ प्रिय, मुझे भी यही लग रहा है, जैसे यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। रात में किसी ने आकर चुपचाप हमारी मेड़ आगे बढ़ा दी है और हमें अधिक जमीन दे दी है। हो सकता है ये जमींदार विक्रम ही हों, जो मेरी वैज्ञानिक तकनीक से डर गए हों। अब तो हमारी गरीबी सच में मिट जाएगी और हमें अपनी फसल के फैलाव के लिए पर्याप्त जगह मिल गई है। चलो, अब बिना समय गवाए हमें तुरंत इस बड़ी हुई मेड़ तक पूरे खेत में कीमती धान के बीज बो देने चाहिए। दोनों पति पत्नी ने तुरंत उस बड़ी हुई मेड़ तक पूरे खेत में कीमती धान के बीज बो दिए। समय बीता। कुछ महीनों में आलोक का खेत धान की सुनहरी लहरों से भर गया। फसल इतनी शानदार थी कि गांव में हर कोई उसकी चर्चा कर रहा था। कटाई का दिन आया और उसी दिन जमींदार विक्रम एक हुजूम के साथ खेत पर पहुंचा। रोको कटाई, रोको, जरा भी फसल नहीं कटनी चाहिए। आलोक, तुम जानते हो कि इस जमीन पर जो शानदार फसल खड़ी है उसका एक बड़ा हिस्सा मेरी संपत्ति है। मैंने ही रात के अंधेरे में अपनी मेड़ को काटकर तुम्हारी जमीन बढ़ाई थी ताकि तुम लालच में आकर मेरे हिस्से पर बीज बो दो। तुमने मेरी जमीन पर बीज बोए हैं, इसलिए ये सारी फसल जो पुरानी मेड़ के पार उगी है मेरी संपत्ति है और मैं इसे काटने जा रहा हूं। मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ही ने मेड़ को काटा और मेरी जमीन बढ़ाई, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जरा सोचिए, क्या मैंने आपसे जमीन बढ़ाने को कहा था? नहीं, मैंने तो आपसे ऊंची मजबूत पत्थर की दीवार बनाने को कहा था। आपने मेरी गोपनीय बात सुनी कि मेरी फसल बहुत फैलेगी और आपने मेरी बात का फायदा उठाने के लिए लालच में आकर मेरी जमीन बढ़ा दी। क्या मैंने आपसे कोई निवेदन किया था? नहीं, यह आपकी अपनी इच्छा थी और आपने अपनी मर्जी से यह काम किया। इसीलिए जो फसल आपकी जमीन पर उगी है वो भी मेरी ही है, क्योंकि आपने खुद मेरे लिए जमीन बढ़ाई बिना मेरी अनुमति के। जहां तक पुरानी मेड़ थी वो आपका खेत है, लेकिन बाकी सारा हिस्सा जो आपने बढ़ाया वो अब मेरा हो चुका है। अब आप जाइए और अपना नुकसान देखिए। ये क्या कह रहा है? मैंने सोचा था कि मैं इसे फंसा लूंगा, लेकिन ये तो मुझे ही बेवकूफ बना गया। मेरी अपनी योजना मुझ पर ही भारी पड़ गई। अगले मौसम में रबी की गेहूं की बुआई का समय आया। आलोक अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वो बिस्तर से उठ नहीं सकता था। जमींदार विक्रम इसे ईश्वर का संकेत समझा और आलोक की झोपड़ी में गया। आलोक, क्या हुआ? बेईमानी का फल मिला। अब गेहूं की बुआई का समय निकल रहा है और तुम्हारा पूरा खेत खाली पड़ा है, किसी ने जुताई नहीं की है। तुम्हें तो पता है कि इस बीमारी के साथ तुम खेत जोत नहीं सकते। कौन जूतेगा तुम्हारा खेत? अब तुम क्या खाओगे? तुम्हारी पत्नी और बच्चे भूखे मरेंगे। तुम्हें उस फसल को बढ़ाने की सजा मिल रही है जो मेरी थी। मालिक, आप मेरी चिंता ना करें। मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे दादाजी का खेत है ना, उसमें एक दिव्य वरदान है। वो हमें कभी भूखा नहीं मरने देगा। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस उस वरदान का उपयोग करना है। मैं जानता हूं कि आप मेरे नुकसान से खुश हैं, लेकिन भगवान मेरे साथ है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। वो वरदान? कौन सा वरदान है जिसकी तुम बात कर रहे हो? क्या ये तुम्हारे नए बीज जैसा ही कोई रहस्य है? अब झूठ मत बोलना आलोक। मुझे बताओ, वह कौन सी चीज है जो तुम्हें इस बीमारी में भी भूखा नहीं मरने देगी? जल्दी बताओ, मैं यहाँ बेकार की बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैं आपको नहीं बता सकता मालिक। आप जाइए यहाँ से, ये हमारी निजी बात है। आपको मेरे परिवार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर जमींदार विक्रम के सिर में दर्द होने लगा। रात हुई और जमींदार झाड़ी के पीछे छिप गया। उसने आलोक और प्रिया की धीमी बातचीत सुनी। स्वामी, हम क्या करेंगे? न आपके पास बुवाई के लिए पैसा है, न जुताई हुई है, और आप बिस्तर पर पड़े हैं। कौन सा वरदान है जो हमें इस मुश्किल समय में बचाएगा? मुझे बहुत डर लग रहा है कि हम सचमुच भूखे रह जाएंगे। कृपया मुझे बताएं कि क्या कोई रास्ता है जिससे हम इस संकट से बाहर निकल सकें।
क्योंकि मैं आपकी बीमारी के कारण कुछ कर नहीं पा रही हूँ। शांत रहो प्रिया, कोई सुन लेगा। दरअसल मेरे दादाजी ने खेत में सोने की मोहरों से भरा एक बहुत बड़ा मटका छिपाया था, जो एक वरदान से कम नहीं है। हमें बस उसे खोदकर निकालना है, इसीलिए मैंने अभी तक जुताई नहीं की। जब हमें इतना सारा सोना मिल जाएगा तो खेती की क्या जरूरत होगी। हम आराम से जीवन गुजारेंगे और गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। जमींदार विक्रम का लालच पागलपन की हद तक पहुंच गया। सोने की मोहरें वो सब मेरी होंगी। मैं किसी भी हाल में इस किसान को सोना नहीं लेने दूंगा। वो उसी रात फावड़ा और हल लेकर खेत पर पहुंचा। उसने सोचा कि मटके को ढूंढने में बहुत समय लगेगा, इसलिए उसने जुताई करके पूरे खेत को उलटने का फैसला किया। उसने रात भर बिना रुके हल चलाकर पूरा खेत जोत डाला, पर उसे कहीं भी सोने का मटका नहीं मिला। जमींदार विक्रम पसीने और मिट्टी से सराबोर गुस्से में आग बबूला होकर आलोक के घर पहुंचा। आलोक, तूने मुझसे झूठ कहा। कहाँ है सोने का मटका? मैंने पूरी रात जागकर पूरा खेत जोत दिया, हर एक इंच मिट्टी को उलट दिया, पर मुझे कुछ नहीं मिला। तूने मुझे बेवकूफ बनाया और मुझसे मुफ्त में जुताई करवा ली। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी मेहनत और मेरा समय दोनों बर्बाद हो गए, और ये सब तुम्हारी चाल थी। प्रिया जल्दी करो, जमींदार साहब ने हमारा पूरा खेत जोत दिया है जैसा हमने सोचा था। अब हमें बीज बोने के लिए हल चलाने की जरूरत नहीं है। बीमारी के बावजूद भगवान ने हमारी मदद कर दी। सच ही कहते हैं, गरीबों का मददगार ईश्वर होता है। विक्रम की ओर मुड़कर, मालिक, अगर वहां सच में सोने का मटका होता तो क्या मैं छोटा सा किसान रहता? मैं तो अपनी पत्नी का दिल बहलाने के लिए ऐसा कह रहा था, ताकि उसे उम्मीद रहे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपको मेरी इतनी निजी बात कैसे पता चली? मुझे एक दुष्स्वप्न आया था। हाँ, मैंने सपने में देखा था कि सोने का मटका तुम्हारे खेत में है, इसीलिए मैं खोदने गया था। मैं तुम्हारी निजी बातचीत क्यों सुनूंगा? वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका और वहां से भागा। इस प्रकार चतुर किसान आलोक ने अपनी तेज बुद्धि से जमींदार से न केवल अपने छोटे खेत का आकार बढ़वाया, बल्कि अपनी बीमारी के दौरान बिना कोई मजदूरी दिए उससे जुताई का कठिन काम भी करवा लिया। बुद्धि धन से बड़ी है और चतुराई बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान कर देती है। आरव अपने काम से लौटकर आता है। सरिता देवी उसे देखती हैं और तुरंत ताने मारना शुरू कर देती हैं। ओहो, आ गए जनाब। और कितने दिन तक मेरे सिर पर बोझ बनकर रहने का इरादा है तुम्हारा? तुम्हें अक्ल नाम की कोई चीज छूकर भी गुजरी है या नहीं? अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाया है या नहीं? मैं तुम्हें यहाँ पालने के लिए नहीं बैठी हूँ। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये घर मेरा भी है। मैं आपको छोड़कर और कहाँ जाऊंगा? क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपको और प्रिया को अकेला छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं? मैंने तो हमेशा आपको अपनी सगी माँ की तरह ही सम्मान दिया है। फिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैं हर दिन जंगल में दिन रात मेहनत करता हूं ताकि घर का खर्च चल सके। कहाँ जाएगा मतलब ये घर छोड़कर कहीं और चला जा? इतना कुछ स्पष्ट कहने पर भी तुम्हें समझ नहीं आता? ये तुम्हारा घर सिर्फ तब तक है जब तक तुम मुझे पर्याप्त धन लाकर देते रहोगे। ये मत भूलो कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और अब घर चलाने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत है। ओहो माँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप देखती तो हैं। मैं अत्यधिक श्रम कर रहा हूँ, धूप हो या बारिश, मैं लगातार कठिन परिश्रम करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, लकड़ी के दाम इतने कम हैं कि चाहकर भी मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुसार ज्यादा धन नहीं ला पा रहा हूँ। अगर मैं और नहीं कमा सका तो मैं क्या करूँ? कृपया आप ही कोई रास्ता बताइए। तो फिर तेरे जैसे अपशकुनी को, जो इस घर में सिर्फ परेशानियां ही लेकर आया है, मैं अपने घर में क्यों रखूं? तुम यहाँ रहकर मेरे भाग्य को खराब कर रहे हो। जाओ और कहीं और जाकर अपना नसीब आजमाओ। माँ, ऐसा अन्याय क्यों कर रही हो? मैं आपका बेटा हूँ। मेरा बेटा मगर सौतेला। तेरी अभागिन माँ मर गई तो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गई? क्यों वो इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सिर पर छोड़ गई? माँ बस, बहुत हो गया। मेरी मरी हुई माँ के बारे में एक शब्द भी मत कहो। उनका अपमान मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं घर के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे लाऊंगा, पर मेरी माँ को बीच में मत लाइए। आरव अपनी सौतेली माँ के ये कठोर ताने सुनने के बाद भारी कदमों से अपने कमरे की ओर चला जाता है। सरिता देवी असंतोष से सिर हिलाती हैं। आरव कमरे में जाता है और निराश होकर बैठ जाता है।
उसकी पत्नी प्रिया जो हर सुख दुख में उसका साथ देती है, माँ के ज़ारे जुल्म चुपचाप सहती है, उसे देखती है और समझती है। फिर से रो रहे हैं आप? मैंने बाहर से माँ की कठोर बातें सुनी है। उन्होंने आज फिर कुछ ऐसा कह दिया है जो आपके दिल को बहुत दुख पहुंचा रहा है ना? मुझे सच में समझ नहीं आता कि माँ हमारे साथ ऐसा असंवेदनशील व्यवहार क्यों करती हैं, जबकि आप उनके लिए इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। कृपया मुझे विस्तार से बताइए, शायद मैं आपको मानसिक संबल दे सकूं। हाँ प्रिया, माँ रोज कुछ न कुछ अपमानजनक सुनाती ही रहती हैं। छोड़ो इन बातों को, तुम तो जानती ही हो माँ कितनी सख्त हैं। पर सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो मेरी मरी हुई माँ को बुरा भला कहती हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मेरी माँ मरकर मेरे सिर पर मुसीबत छोड़ गई। क्या ये न्याय संगत है? मैं समझती हूँ आपका दर्द। मैं उन्हें सौतेली माँ नहीं मानती, लेकिन अब क्या हो सकता है। शायद अगर वो आपसे सच्चा प्यार करती होती तो सिर्फ घर चलाने के लिए ऐसा अमानवीय व्यवहार कभी नहीं करती। उन्होंने आपको पूरा सम्मान कभी नहीं दिया, ये हमें स्वीकार करना होगा। मैं लाचार हूँ। मैं माँ का अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। मेरी माँ तो चली गई, पर मैंने इस माँ को कभी पराया नहीं समझा। अब मैं क्या करूँ? मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। आप चिंता बिल्कुल न करें आरव। मैं आपसे वादा करती हूँ, एक दिन निश्चित रूप से आएगा जब माँ को अपनी गलती का एहसास होगा। वो आपको गले लगाएंगे और आप पर गर्व करेंगे। शायद अभी समय ठीक नहीं है, पर आपको धैर्य रखना होगा। आपके शब्द ही अब मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है और मुझे जीने की प्रेरणा देते हैं। अब रोना बंद कीजिए। मैं आपके चेहरे पर दुख नहीं देख सकती, ये मेरे लिए असहनीय है। ठीक है प्रिया, अब नहीं रोऊंगा। तुम्हारे भरोसे ही जी रहा हूं। चलो अब खाना खाते हैं। दूसरी ओर बूढ़ी सरिता देवी का अपना बेटा विवेक है। वो उसे बहुत प्यार करती है और उसके लिए खाना लाई है, लेकिन विवेक माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता और हमेशा उसे चिढ़ाता है। ये दृश्य आरव और प्रिया के कमरे के बाहर है। बेटा विवेक, देख मैं तेरे लिए कितने प्यार से तेरी पसंदीदा मलाई कोफ्ता और गरम गरम रोटियां लाई हूँ। मुझे पता है तूने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। ले जल्दी से गर्मा गर्म खा ले। माँ का दिल मानता है क्या मेरा बेटा भूखा सोए और मैं चैन से रहूं? ऐसा असंभव है। ओहो माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे रात को बाहर से खाने की आदत है। मुझे अब भूख नहीं लगती है, फिर भी तुम रोज रोज ये नाटकीयता क्यों करती हो? ये तुम्हारा खाना है, तुम ही खाओ। अरे ज्यादा नाटक मत कर, ये तेरा खाना है। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी अगर तू भूखा सोएगा। बाहर का खाना अच्छा नहीं होता बेटा। ओह, मुझे नहीं खाना। अगर तुम्हें ही खाना है तो तुम क्यों नहीं खा लेती हो? मुझे जबरदस्ती क्यों खिला रही हो? तुम तो हमेशा ऐसे ही मेरे मुंह में ठूसने की कोशिश करती हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूं। और हाँ, मैंने तुम्हें खाने से मना नहीं किया है, तुम आजाद हो। मैं तेरे लिए भूखी बैठी हूँ बेटा। तू नहीं खाएगा तो मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे नहीं खा सकती तो मत खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं तो तेरी माँ हूँ। तुम मेरी माँ हो इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, नहीं तो तुम्हारी इन हरकतों के लिए मैं बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग। अब बाहर जाओ, वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं। विवेक गुस्से में दरवाजे को जोर से बंद कर देता है। सरिता देवी टूटे दिल से वहीं खड़ी रह जाती हैं। कुछ दिन बाद विवेक अचानक नेहा नाम की लड़की से शादी करके घर लाता है। सरिता देवी खुश होती हैं, लेकिन जल्द ही विवेक का व्यवहार नहीं बदलता। कुछ दिन बीत जाने के बाद सरिता देवी ये निर्णय लेती हैं कि वो आरव और प्रिया को घर से निकाल देंगी। वो उन्हें विवेक और नेहा के नए परिवार में नहीं रखना चाहती। वो आरव और प्रिया को घर से बाहर निकलने के लिए कहती हैं। देखो, यहाँ खड़े होकर इतना नाटक मत करो। मैंने साफ साफ कह दिया है कि अब इस घर में तुम लोगों की कोई जगह नहीं है। तुम दोनों बोझ हो। दया कीजिए माँ, हम पर रहम कीजिए। हम कहाँ जाएंगे? ये घर ही हमारा एकमात्र ठिकाना है। आप तो जानती हैं, आपका बेटा आरव आपको कितना प्यार करता है और आपके बिना रह नहीं पाएगा। कृपया अपने बेटे के बारे में एक बार सोचिए। हम तो आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। बस बस बहुत हुआ नाटक। क्या मैं उसकी सगी माँ हूँ? मैं तो उसकी सौतेली माँ हूँ। फिर मेरे लिए इतनी मोहब्बत क्यों? मुझे प्यार की जरूरत नहीं है। आपने चाहे उसे सौतेला बेटा माना हो, लेकिन उसने तो आपको सगी माँ जैसा ही प्यार दिया है। मैं आपके पांव पड़ती हूँ माँ, आपका बेटा बहुत तकलीफ में रहेगा। तकलीफ में रहेगा तो रहे, मुझे उससे क्या? वो मेरा मसला नहीं है। तुम लोग अब इसी वक्त इस घर से चले जाओ। तुम लोग इस घर पर एक बोझ हो। ठीक है माँ,
हम जा रहे हैं, लेकिन अगर कभी किसी भी चीज के लिए भी हमारी जरूरत पड़े तो इस बेटे को याद जरूर कर लेना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे पता है कि तुम्हें कितना दर्द होगा। बताओ, तुम कहाँ जाकर रहोगे? मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोग चले जाओ तो मैं खुशी से रहूंगी। ठीक है माँ, हम जा रहे हैं, लेकिन अगर कभी किसी भी चीज के लिए भी हमारी जरूरत पड़े तो इस बेटे को याद जरूर कर लेना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? चलो प्रिया, माँ को खुश करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। चलो। आरव और प्रिया भारी मन से घर से निकल जाते हैं। सरिता देवी राहत की सांस लेती हैं। कुछ दिन बाद शाम के समय सेठ ओम प्रकाश अपने आदमियों के साथ सरिता देवी के घर आते हैं। क्या हुआ सेठ ओम प्रकाश जी, इस शाम को मेरे घर कैसे आना हुआ? आना तो मुझे ही पड़ गया। आपके बेटे ने ना आने का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। किसकी बात कर रहे हैं आप? आरफ की? आरव अब इस घर में नहीं रहता। नहीं नहीं, मैं आरफ की बात नहीं कर रहा। आरव जैसा सच्चा और अच्छा लड़का भला और कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो आपके सगे बेटे विवेक की बात कर रहा हूँ। उसने आप क्या किया? अरे उसने क्या नहीं किया ये पूछिए। कई बार मुझसे बड़ी बड़ी रकम उधार ली है और वापस करने का नाम नहीं ले रहा। क्या कह रहे हैं आप? विवेक ने आपसे पैसा उधार लिया? मुझे तो कुछ नहीं पता। आपको कैसे पता चलेगा? उसने साफ मना कर रखा था कि आपको बताया ना जाए। हे भगवान, इस लड़के को अब मैं नहीं संभाल सकती। अब देखिए, ये सब बातें छोड़िए, मुझे बस ये बताइए कि मेरा पैसा कब लौटाएंगे? मुझे कुछ दिन का समय दीजिए बाबू, मैं चुका दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। इसके बाद अगर पैसे नहीं मिले तो मुझे सख्ती से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, मुझे समय देने के लिए। मैं वादा करती हूँ कि आपका पैसा लौटा दूंगी। याद रखिए, अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो मुझे आपका घर जब्त करना पड़ेगा। सरिता देवी गहरी चिंता में डूब जाती हैं। रात को विवेक जैसे ही घर आता है, बूढ़ी सरिता देवी उसे सच्चाई कबूल करवाने की कोशिश करती हैं। सुन विवेक, तुझसे मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सच बोलोगे। मुझे पता चला है कि तुमने सेठ ओम प्रकाश जी से बड़ी रकम उधार ली है, जो अब वापस करनी है। बताओ, तुमने इतनी बड़ी रकम उनसे क्यों ली? क्या तुम्हें ज़रा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि अगर पैसा वापस नहीं किया गया तो हमारा ये घर छिन जाएगा? अरे जरूरी बात तो तुम्हारी रोज ही होती है। पैसे? अरे मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैं उनसे भला पैसे क्यों लेने जाऊंगा? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये झूठ नहीं है। जब तुम जानती ही हो तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? जाकर तुम ही पैसे चुका दो ना, मुझे क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ से चुकाऊंगी पैसे? तूने लिए हैं, तू ही लौटाएगा। मैं पैसे वैसे नहीं चुका सकता, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अगर तू नहीं चुकाएगा तो सेठ ओम प्रकाश हमारा घर छीन लेंगे। तुम्हारा घर छिन जाएगा तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तू कैसी बातें कर रहा है? इस घर के लिए तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तेरे जैसे बेटे को जन्म देना ही मेरा सबसे बड़ा पाप था। तो फिर इस पाप के साथ तुझे नहीं रहना चाहिए। एक काम कर, निकल जा मेरे घर से। एक समय के बाद विवेक बूढ़ी सरिता देवी पर क्रोधित हो जाता है और उन्हें धक्का मारकर घर से निकाल देता है। लाचार बूढ़ी अम्मा रास्तों पर भटकने लगती हैं। नेहा डर के मारे विरोध करती है, लेकिन विवेक पर कोई असर नहीं पड़ता। जो तुमने माँ के साथ किया, क्या वो सही था? अच्छा, माँ के साथ क्या गलत किया मैंने, ये बताओ। निकालू नहीं तो क्या करूं? अरे रोज तंग करती थी, मेरा दिमाग खाती थी। इतना प्यार मुझे नहीं चाहिए। वो तुम्हारी माँ है, इसीलिए तो प्यार करती हैं। सही और गलत का पाठ अब तो मुझे पढ़ाओगी। ज्यादा मत बोलो, समझी? वरना तुम्हारी भी माँ जैसी हालत कर दूंगा। अगले दिन आरव सेठ ओम प्रकाश से मिलने आता है और सारी घटना के बारे में जान जाता है। अपनी मां की ऐसी हालत वो सहन नहीं कर पाया। वो तुरंत प्रिया के पास पहुंचता है। प्रिया, अरे ओ प्रिया, कहाँ हो तुम? सुन रही हो? जरा बाहर तो आओ। इतनी घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? क्या हुआ? अरे सब कुछ बर्बाद हो गया प्रिया। वही हुआ जिस काम को डर था। मैं गांव जाकर ही तो ये सारी बर्बादी का पता चला है। विवेक ने माँ को बीती रात घर से बाहर निकाल दिया। माँ अब बेघर हैं और गांव की गलियों में भटक रही होंगी। मुझे अब एक पल की देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी माँ को बचाना होगा। विवेक ने माँ को घर से निकाल दिया? ये तो नहीं होना चाहिए था। ये तो होना ही था। मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि विवेक माँ को जरा भी प्यार नहीं करता। अब माँ कहाँ है? कोई खबर मिली? चलो हम तुरंत गांव लौट चलते हैं। माँ को अब हमारी जरूरत है। हाँ चलो, अब और देर करना ठीक नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना करो कि माँ बिल्कुल ठीक रहें।
वे दोनों तुरंत गांव की ओर भाग जाते हैं। पूरी रात गांव भर में भटकने के बाद उन्हें सड़क किनारे थकी हारी और बीमार बैठी बूढ़ी माँ मिलती है। वे फूट फूट कर रो पड़ते हैं। अरे माँ, तुम इस तरह सड़क पर क्यों बैठी हो? क्या हो गया तुम्हें? बेटा, आरव आ गया? मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा बेटा आ गया हूँ। बेटा आरव, तू आ गया? मैंने बहुत अन्याय किया बेटा, अब उसी की सजा भुगत रही हूँ। मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कहो माँ, मैंने तुम्हें कभी कोसा नहीं है। मैं हमेशा यही चाहता था कि तुम खुश रहो। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। जिस बेटे से तुम सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी ने तुम्हें धोखा दिया। तुम चिंता मत करो माँ, अगर एक बेटा तुम्हें प्यार नहीं करता तो क्या, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं ना माँ। मुझे बचा ले बेटा, लगता है अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसा मत कहिए माँ, अब हम आ गए हैं, अब आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलिए माँ, चलिए हम घर चलते हैं, उस विवेक को मैं देख लूंगा। आरव और प्रिया बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ अब पहले से काफी स्वस्थ है, लेकिन अब भी वो छोटी छोटी बातों पर प्रिया पर अत्याचार करने लगती हैं। प्रिया सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। एक दिन आरव प्रिया को दुखी देखकर सब समझ जाता है। मैं सब जानता हूं प्रिया, माँ फिर से तुम पर अत्याचार कर रही हैं, है ना? तुम मेरे सामने क्यों नहीं कबूलती हो? कबूल करने से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं बदलेगा, बस बेवजह तुम और तुम्हारी माँ का रिश्ता बिगड़ जाएगा। उधर सेठ ओम प्रकाश द्वारा दिया गया 1 हफ्ते का समय खत्म हो जाता है और वो अपनी आदमियों के साथ पैसे लेने सरिता देवी के घर आता है। आरव सेठ ओम प्रकाश से माफी मांगता है और अपने पास जमा कुछ पैसे से विवेक का आंशिक कर्ज चुकाने का निर्णय लेता है। सेठ जी, मैं आपको वादा करता हूं कि आपका पूरा पैसा वापस करूंगा। ये बात तो तुमने ठीक कही, काश तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह होता। आप तो ये पैसे रख लीजिए सेठ जी, मुझे कुछ दिन और दीजिए, मैं बाकी के पैसे भी चुका दूंगा। आरव के इस समर्पण और त्याग को देखकर बूढ़ी सरिता देवी का हृदय परिवर्तन हो जाता है।